जय हिंद बच्चों। आज हम कक्षा 11वीं का अध्याय 15 पादप वृद्धि और परिवर्धन के बारे में पढ़ रहे हैं। जैसा कि आपको पहले बताया गया है कि फूल वाले पौधों के संगठन के बारे में आपको अध्याय 5 में बताया था कि जिसमें जड़, तना, पत्ती, बीज जैसी संरचनाएं कैसे बनती हैं, उनका क्या तरीका होता है, ये सारी जानकारी, या किसी पेड़ की आपको आयु पता करनी है तो कैसे होगा, ये सारी चीज़ों के बारे में आपको बताया था। तो अब आपको एक एक चीज़ को लेकर उसको विस्तृत रूप में बताने का समय आ गया है। तो उसमें पहला आपका आता है वृद्धि। एक जीवित वस्तु के लिए वृद्धि बहुत ज़रूरी या आधारभूत आवश्यकता होती है। वृद्धि क्या है? वृद्धि को एक अवयव या अंग या किसी प्रकार की, यहाँ तक कि एक कोशिका को हम स्थायी बढ़त के रूप में इसी के द्वारा परिभाषित करते हैं। सामान्यतः वृद्धि उपापचयी अभिक्रियाओं से इसको जोड़ा जाता है जो ऊर्जा के व्यय पर आधारित होती है। इसलिए पत्ती के विस्तार में वृद्धि होती है। लकड़ी के टुकड़े को पानी में डालते हैं तो फैलाव कैसे होगा ये हम जानते हैं। वो सजीव नहीं है लेकिन उसमें फैलाव क्यों होगा ये हम पहले पढ़ चुके हैं। पादप वृद्धि जो है वो क्या है? जो पादप वृद्धि है वो अनूठे ढंग से होती है क्योंकि पौधे जीवन भर असीमित वृद्धि की क्षमता को अर्जित करते हैं। इस क्षमता के कारण उनके शरीर में कुछ खास जगहों पर मेरिस्टेमेटिक ऊतक होते हैं। ऐसे मेरिस्टेमेटिक ऊतक की कोशिकाओं में विभाजन की क्षमता होती है। हालांकि यह उत्पाद जल्दी ही विभाजन करने की क्षमता को खो देते हैं। ऐसी कोशिकाएं जो विभाजन की क्षमता को खो देती हैं वो पादप शरीर की रचना का निर्माण करती हैं। इस प्रकार की वृद्धि जहाँ पर कि मेरिस्टेमेट की क्रियात्मक से पौधे के शरीर में सदैव नई कोशिकाओं से जुड़ा रहता है, उस वृद्धि का खुला स्वरूप कहा जाता है उसे वृद्धि का। अब हम देखें कि ये कैसे संपन्न होता है। हमने ये देखा था अध्याय 6 में कि जो जड़ होती हैं उनके शिखाग्र पर जो है परोह पर या उन्हें ऊपर की एपेक्स की ओर जो है वो मेरिस्टेमेटिक पाए जाते हैं, जिसके कारण कि ये भागीदारी में भाग लेते हैं। द्विबीजपत्री तथा नग्न बीज पौधों में पार्श्व मेरिस्टेमेटिक संवहनी कैम्बियम तथा कॉर्क कैम्बियम होते हैं जो जीवन के बाद प्रकट होते हैं। ये मेरिस्टेमेटिक उन अंगों की चौड़ाई को बढ़ाते हैं जो कि क्रियाशील होते हैं। अब वृद्धि की माप कैसे की जाती है? कोशिकीय स्तर पर वृद्धि मुख्यतः जीव द्रव्य की मात्रा में वृद्धि का ही परिणाम है। चूँकि जीव द्रव्य की वृद्धि को सीधे मापना बहुत कठिन है, अतः हम कुछ मात्राओं को का ही माप कर सकते हैं जो कम या अधिक अनुपात में हो। इसलिए वृद्धि को अलग अलग मापदंडों के द्वारा मापा जाता है। कुछ एक मापदंड हैं ताजी भार वृद्धि, शुष्क भार वृद्धि, लंबाई क्षेत्रफल वृद्धि, आयतन, कोशिकाओं की संख्याओं पर वृद्धि। अब आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि मक्के की जो मूल शिखाग्र है उसमें मेरिस्टेमेटिक जो है वो हर घंटे 17,500 से ज़्यादा नई कोशिकाएं पैदा कर सकती है, जबकि तरबूज की कोशिकाएं 3,50,000 गुना तक हो सकती हैं। पहले वाले उदाहरण में वृद्धि की कोशिकाओं को संख्या में व्यक्त किया गया है, ठीक है, जबकि बाद वाली वृद्धि को उसके आकार के रूप में किया गया है। एक परागनलिका की वृद्धि लंबाई में बढ़ती है, ये सबसे अच्छा मापदंड है नापने का, जबकि पृष्ठाधार पत्ती की वृद्धि उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल के अनुसार होती है। अब आते हैं वृद्धि के चरण। वृद्धि की अवधि को 3 चरणों में बांटा है। पहला है मेरिस्टेमेटिक, दूसरा दीर्घीकरण, तीसरी परिपक्वता। जो मेरिस्टेमेटिक चरण है उसमें कोशिकाएं मूल शिखाग्र या परोह शिखाग्र की ओर लगातार विभाजित होती हैं। इस क्षेत्र में कोशिकाएं जीव द्रव्य से भरपूर होती हैं और व्यापक संलक्ष्य केंद्रक से अधिकृत होती हैं। इनकी कोशिका वृद्धि प्राथमिक, पतली और प्रचुर जीव द्रव्य तंतु संयोजन के साथ सेल्यूलोजिक होती है। और ये मेरिस्टेमेटिक क्षेत्र के समीपस्थ अगला
जो कोशिका के समीपस्थ होती हैं। कोशिका दीर्घीकरण के चरण का प्रतिनिधित्व करता है। इस चरण में कोशिकाएं बड़ी होती हैं, रसधानी भवन होता है, कोशिकाओं का विशालीकरण होता है, कोशिका भित्ति का निष्पेक्षण या उसमें कुछ विशिष्टताएं आ जाती हैं। पुनः शिखाग्र से आगे की ओर होती हैं। दीर्घीकरण में अधिक से अधिक समीपस्थ अक्ष पर यह आ सकती हैं। परिपक्व चरण में आगे की क्षेत्र बढ़ने लगता है और भित्ति की मोटाई और रसधानी चरम सीमा पर चली जाती है। अब वृद्धि की दर, समय पर प्रति इकाई के दौरान बढ़ी हुई वृद्धि को वृद्धि दर कहा जाता है। इसे गणितीय रूप में या एक चित्रीय रूप में मैं आपको दिखा रही हूँ। एक ग्राफ के माध्यम से भी आप इसको बहुत अच्छे से समझ सकते हो। इस ग्राफ को आप देखिए, जिसमें आपको पता चलेगा इसका एक समीकरण है L1 = L0 + RT, जिसमें L1 जो है टाइम t के साथ लंबाई, t जो L0 टाइम 0 के साथ लंबाई और R जो है वो वृद्धि दर से अंकित की गई है। इसके बाद जो है एक और आपको ग्राफ बताया जा रहा है। ये जो ग्राफ आपको बताया जा रहा है वो कोशिकाओं के उच्च पादपों के अंगों के प्रारूप में बताया जा रहा है, जिसका समीकरण निम्नानुसार है। W1 = W0 ERT, जिसमें W1 जो है अंतिम आकार है, जिसमें भार, ऊंचाई और संख्या तीनों चीज़ें सम्मिलित है, और V0 जो है प्रथम आकार का प्रारंभिक समय है। R को वृद्धि दर कहा गया है, T को समय में वृद्धि कहा गया है, E जो है वो स्वाभाविक लघुगणिक का आधार होता है। इस तरीके से इसमें आपको बताया जा रहा है। अब वृद्धि के लिए दशाएं कौन कौन सी होती हैं, आप यह लिखने की कोशिश क्यों नहीं करते कि पौधे की वृद्धि के लिए ज़रूरी चीज़ें क्या हैं। इसकी जब हम सूची बनाते हैं तो हमें जल, ऑक्सीजन, पोषक तत्व दिखते हैं जो कि वृद्धि के लिए अनिवार्य हैं। पौधों की कोशिकाएं अपने आकार में बढ़ती हैं, जिससे कि जल की आवश्यकता होती है। इसलिए पादपों की वृद्धि के लिए, उनके परिवर्धन के लिए जल जरूरी है। वृद्धि के लिए एंजाइम की क्रियाशीलता के लिए जल एक माध्यम का काम करता है। ऑक्सीजन उपापचय ऊर्जा को मुक्त कराने का काम करती है। पोषक तत्वों की आवश्यकता जो है जीव द्रव्य के संश्लेषण या ऊर्जा के स्रोत के रूप में होती है। इसके अतिरिक्त प्रत्येक पौधे की जो जीव हैं वो इष्टतम ताप परिसर में पहुंचते हैं, जिससे कि वह वृद्धि के लिए अनुकूलित होते हैं। इस ताप के दायरे में किसी दूसरे प्रकार का विकलाप या उत्तरजीविता के लिए यह हानिकारक हो सकता है। इसके साथ ही पर्यावरणीय संकेत जैसे कि प्रकाश, गुरुत्वाकर्षण भी वृद्धि की अवस्थाओं के कुछ चरण होते हैं। अब आता है आपका विभेदन, निर्विभेदन और पुनर्विभेदन। अब मैं आपको बता रही हूँ परिवर्धन। परिवर्धन वह शब्द है जिसके अंतर्गत एक जीव के जीवन चक्र में आने वाले वे सारे बदलाव शामिल हैं जो कि बीजांकुरण से जरावस्था के बीच आते हैं। मैं आपको एक ये चित्र के द्वारा बता रही हूँ। पादप की कोशिकाओं में होने वाले परिवर्धन को क्रमिक प्रतिक्रियाओं के रेखाचित्र के द्वारा समझा जा सकता है। पौधे पर्यावरण के प्रभाव के कारण जीवन के अलग अलग चरणों में अलग अलग पथों का अनुसरण करते हैं ताकि कि वो अलग अलग संरचनाओं का गठन कर सकें। इस क्षमता को हम प्लास्टिसिटी कहते हैं। उदाहरण के तौर पर कपास, धनिया या लॉक्स पर के हम अलग अलग आकार की पत्तियों को देखते हैं। आकार किशोरावस्था से परिपक्व अवस्था में अलग अलग हो जाता है। दूसरी तरफ बटरकप की पत्तियों का आकार वायवीय भागों से अलग होता है। विषम पर्णता का दृश्य प्लास्टिकता का एक उदाहरण ही है। अतः एक पौधे की जीवन की वृद्धि विभेदन और परिवर्धन के बहुत निकट संबंध की घटनाएं होती हैं। व्यापक तौर पर परिवर्धन की वृद्धि और विभेदन का योग के रूप में इसको माना जाता है। पौधों में परिवर्धन यानी वृद्धि या विभेदन दोनों आंतरिक या बाह्य कारकों के द्वारा ही नियंत्रित या संचालित होते हैं। आंतरिक कारकों में अंतराकोशिकीय, आनुवंशिक
और अंतरकोशिकीय आदि चीजें शामिल होती हैं, जबकि बाह्य कारकों में प्रकाश, तापक्रम, जल, ऑक्सीजन और पोषक तत्व होते हैं। अब पादप वृद्धि के नियामक कौन है? पहला है विशिष्टताएं। पादप वृद्धि नियामक विविध रासायनिक संगठनों वाले साधारण और लघु अणु होते हैं। ये इडोल सम्मिश्रण, एडेनिन व्युत्पन्न और कैरोटीनॉइड और वसा अम्ल के व्युत्पन्न और टॉर्पिन गैसेस आदि हो सकते हैं। पादप वृद्धि नियामकों को पाठ्य सामग्री से पादप वृद्धि तत्व और पादप हार्मोन या फाइटो हार्मोन के नाम से वर्णित किया जाता है। पादप वृद्धि हार्मोन, जिसको अंग्रेजी में PGR कहा जाता है, जो कि व्यापक रूप से एक जीवित पौधे में उनकी कार्यशीलता के आधार पर इनको दो भागों में बांट सकते हैं। PGR का एक समूह वृद्धि या उन्नयन क्रियाकलापों में लगा रहता है, जैसे कि कोशिका का विभाजन होना, कोशिका का प्रसार होना, प्रतिमान संरचना होना, ट्रॉपिक वृद्धि, पुष्पन, फलीकरण, बीज संरचना इत्यादि। इन्हें हम पादप वृद्धि नियामक भी कहते हैं, जैसे कि ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनेसिस। उसके दूसरे समूह में PGR पर दवाओं के प्रति पादपों की अनुक्रिया समूह में दूसरे PGR में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसके साथ ही वे विभिन्न प्रकार के बाधक क्रियाकलापों जैसे कि प्रसुप्ति व विगलन आदि भी इसमें शामिल होते हैं। एब्सिसिक एसिड PGR इसी समूह का सदस्य है, जो गैसीय PGR या एथिलीन किसी भी समूह के साथ बैठ जाता है। पहला मैं आपको बता रही हूँ ऑक्सिन। सर्वप्रथम मनुष्य की यूरिन से ये निकाला गया था। ये ऑक्सिन इडेनॉल फ्री एसिटिक अम्ल तथा अन्य प्राकृतिक कृत्रिम यौगिक जैसे कि वृद्धि करने की क्षमता के प्रयोग में लिया जाता है। ये प्रायः तने और जड़ को बढ़ाने का काम करते हैं और उनके क्रियाशील भाग को एक्टिव करते हैं। एक्सिन जैसे कि IAA तथा इडेनॉल ब्यूट्रिक अम्ल पौधों से निकाला गया है। NAA जिसको नैप्थलीन एसिटिक एसिड तथा 2,4-D यानी कि 2,4-डाइक्लोरोफिनोक्सिक एसिटिक अम्ल कृत्रिम ऑक्सीज हैं, जिनका उपयोग बागवानी या खेती में किया जाता है। तनों की कटिंग या कलमों को ये जड़ को फूटने में यह सहायता करता है, जो कि पादप परिवर्तन में इस्तेमाल की जाती है। ऑक्सिन पुष्पन को बढ़ा देता है, जैसे कि अनानास में। ये पौधे व पत्तियों के फलों की शुरुआती अवस्था में गिरने से उनको बचा लेते हैं, जिससे जो फल हैं वो पूरे परिपक्व हो जाते हैं। उच्च पादपों में वृद्धि करती हुई जो अग्रस्त कलिका हैं, ये कलियां हैं, उनको ये अवरोधित करते हैं, जिसे कि हम शिखाग्र प्राधान्यता कहते हैं। परहों के सिरों को हटाने से प्रायः पार्श्व कलियां जो रहती हैं उनमें वृद्धि होती है और इसके साथ ऑक्सिन जो है वो अनिषेचन फलन को भी प्रेरित करता है, जैसे टमाटर। इन्हें व्यापक रूप से शाकनाशी के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। 2,4-D व्यापक रूप से द्विबीजपत्री या खरपतवार का भी नाश करता है, लेकिन एक बीजपत्री पौधों में को यह प्रभावित नहीं करता। इसका उपयोग मालियों द्वारा जो है वो लॉन तैयार करने में किया जाता है, जिससे कम समय में अच्छा बागीचा तैयार किया जा सकता है। दूसरा है जिब्रेलिन। जो जिब्रेलिन है इसका एक अन्य प्रकार का प्रोत्साहक जिसको PGR है। 100 से अधिक जो जिब्रेलिन्स हैं उसकी सूचना अलग अलग जीवों में आ चुकी है, जैसे कि कवक या उच्च पादपों में, जिसमें PGA1 और PGA2 और PGA3 इसी तरह निर्मित हुए हैं। हालांकि PGA एक जिब्रेलिन्स है जिसका सबसे पहले खोज की गई थी। ये अभी भी सभी में सबसे ज़्यादा सघन अध्ययन इसमें किया जाता है। सभी GAS अम्लीय होते हैं।
ये पौधों में व्यापक दायरे में कार्य की अनुक्रिया को बढ़ाते हैं। ये अक्ष की लंबाई को बढ़ाने की क्षमता रखते हैं। अंगूर के डंठल की लंबाई बढ़ाने में ये प्रयोग में लाए जाते हैं। जिबलिन्स सेब जैसे फलों को लंबा बनाते हैं ताकि कि उचित रूप से उनका विकास हो सके। ये जरावस्था को भी रोकते हैं ताकि फल पेड़ पर अधिक समय तक लगा रहे और बाजार जाने तक सड़े नहीं। GA3 को शराब उद्योग में मोल्टिंग की गति बढ़ाने के लिए भी किया जाता है। गन्ने के रस के तने में कार्बोहाइड्रेट चीनी या शर्करा के रूप में एकत्रित रहता है। गन्ने की खेती में जिबलिन्स छिड़कने पर तनों की लंबाई बढ़ती है। 20 टन प्रति एकड़ से ज़्यादा उपज बढ़ जाती है। GA छिड़कने पर किशोर शंकु वृक्ष की परिपक्वता तीव्रता से बढ़ती है, अतः बीज जल्दी तैयार हो जाते हैं। इसका उपयोग चुकंदर, पत्ता गोभी आदि को बढ़ाने के लिए भी किया जाता है। अगला है साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस अपना विशेष प्रभाव कोशिका द्रव्य विभाजन पर डालता है। इसे हम काइनेटिन के रूप में ऑटोक्लेव्रेड हैरिंग के शुक्राणु में इसको खोजा था, जो काइटिन पौधों में प्राकृतिक रूप में नहीं मिलता। काइटिनिन जैसे पदार्थों की खोज क्रम में मक्का की अरिष्ट तथा नारियल दूध से जियाटिन अलग किया जा सका। जियाटिन के खोज के बाद अनेक प्राकृतिक रूप से प्राप्त साइटोकाइनेसिस तथा कोशिका विभाजन प्रोत्साहक पहचाने गए। प्राकृतिक साइटोकाइनेसिस उन क्षेत्रों को संश्लेषित करता है जहां पर तीव्र कोशिका विभाजन होता है। उदाहरण के लिए मूल शिखाग्र, विकासशील परों, कलिकाएं, तरुण फल इत्यादि। अब नई पत्तियों में हरित लवक, पार्श्व परों वृद्धि, अपस्थानिक परों संरचना आदि मदद करती हैं, जिससे पत्तियों में जरावस्था देरी से आती है। अगला है एथिलीन। एथिलीन एक साधारणीय गैसीय PGR है जो जरा अवस्था को प्राप्त होने वाले ऊतकों या पकते हुए फलों की भारी मात्रा में संश्लेषित कर देती है। एथिलीन पौधों में अनुप्रस्थ वृद्धि करती है, अक्षों में फुलाव, द्विबीज में नवदोबिद में अंकुश संरचना को प्रभावित करती है। एथिलीन जरावस्था और विगलन में मुख्यतः पत्तियों और फूलों को बढ़ाती है और फलों को पकने में प्रभाव डालती है। फलों के पकने के दौरान श्वसन की गति कराती है। श्वसन वृद्धि से गति से ये आगे क्लाइमेटिक श्वसन करते हैं, इसलिए इसको क्लाइमेटिक श्वसन के नाम से भी जाना जाता है। एथिलीन बीज और कलिका प्रसुप्ति को तोड़ती है। मूंगफली के बीज में अंकुरण को शुरू करती है। आलू में कंदों को अंकुरित करती है। एथिलीन गहरे पानी में धान के पौधों को पर्णवृत्त में तीव्र दीर्घीकरण के लिए प्रोत्साहित करती है। यह पत्तियों में परों के ऊपरी भाग को बढ़ने में मदद करती है। इसके साथ मूल वृद्धि करना, मूल रोमों को प्रोत्साहित करती है। एथिलीन अनानास में फूलने वाले समकालिकता में भी सहायक करते हैं। आम को पुष्पित करना, अनेक कार्य की प्रक्रियाओं को नियमित करना, कृषि में ये सबसे ज़्यादा उपयोग होती है क्योंकि इसको जल में घोलकर आसानी से इसका छिड़काव किया जा सकता है। एथीफोन टमाटर, सेब, फलों को पकाने में बहुत ही कारगर सिद्ध होते हैं। खीरों में मादा पुष्पों की संख्या बढ़ाने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। अब आता है एब्सिसिक एसिड। जैसे कि पहले बताया है, एब्सिसिक एसिड की खोज जो है वो विगलन या जो प्रसुप्ति के नियमित करने के लिए हुई थी, लेकिन अन्य दूसरे PGR की भांति ये पौधों की वृद्धि के लिए एक नियामक के रूप में होता है। यह सामान्य पादप वृद्धि में पादप उपापचय में निरोधक का भी काम करता है। बीज में अंकुरण को निरोध करता है। यह बाह्य त्वचा की पट्टियों में रंध्रों में बंद होने को प्रोत्साहित करता है। पौधों में अलग अलग प्रकार के तनाव को सहन करने के क्षमता देता है। इसी कारण तनाव हार्मोन भी इसको कहते हैं। ये जो है बीज का विकास, परिपक्वता,
प्रसुप्ति आदि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके अलावा जल शुष्कन वृद्धि के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है। तो हम संक्षेप में कह सकते हैं पादपों की वृद्धि, विभेदन, परिवर्धन के लिए कुछ पीजीआर होते हैं जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पीजीआर भूमिका एक तरह की आंतरिक नियंत्रण है जो कि जीनोमिक नियंत्रण और बाह्य कारकों में पौधों की वृद्धि और परिवर्धन के लिए बहुत ज़रूरी होती है, जिससे ये वसंतीकरण, पुष्पन, प्रसुप्तीकरण, बीज अंकुरण, पौधों में गति आदि सबको प्रभावित करती हैं। अब मैं आपको बता रही हूँ दीप्तिकालिता। ऐसा देखा गया है कि कुछ पौधों में पुष्पन को प्रेरित करने के लिए प्रकाश नियतकालिता बहुत ज़रूरी होती है। ऐसे पौधे जो नियतकालिता की अवधि की माप सकते हैं, उदाहरण के लिए कुछ पौधे क्रांतिक अवधि से ज़्यादा प्रकाश उनको चाहिए होता है, जबकि दूसरे पौधों में अवधि संकट क्रांतिक अवधि से कम होना चाहिए, जिसमें कि दोनों तरह के पौधों में पुष्पन की शुरुआत हो सके। प्रथम तरह के पौधों के समूह में अल्प प्रदीप्तिकाल पौधा कहते हैं और दूसरे को हम दीर्घ प्रदीप्तिकाल पौधा कहते हैं। बहुत सारे पौधे होते हैं जिनमें प्रकाश की अवधि एवं पुष्पन प्रेरित करने में कोई संबंध नहीं होता, ऐसे को हम तटस्थ प्रदीप्तिकाल पौधे कहते हैं। यह भी जान चुके हैं कि सिर्फ प्रकाश की अवधि ही नहीं, अंधकार की अवधि भी महत्वपूर्ण है। कुछ पौधों में पुष्पन सिर्फ प्रकाश के अंधकार की अवधि पर निर्भर करता है, बल्कि उनके सापेक्षित अवधि पर भी निर्भर करता है। इस घटना को दीप्तिकालिता कहा जाता है। ये बहुत ही मज़ेदार बात है कि तने की जो शीर्षत कालिका है उसमें पुष्पन के पहले पुष्पन शीर्षत कालिका में वह बदलती है, जिससे वह खुद के प्रकाश काल को महसूस नहीं कर पाती है। प्रकाश या अंधकार काल के अनुभव पत्तियां कराती हैं। परिकल्पना यह भी है कि हार्मोनल तत्व पुष्पन के लिए जिम्मेदार होते हैं, जैसे कि फ्लोरेजिन पत्ती से तना कलिका में पुष्पन प्रेरित करने के लिए तभी दी जाती है जब उस पौधों में आवश्यक दीप्तिकाल या अनावृत हो। वसंतीकरण। कुछ पौधे पुष्पन गुणात्मक या मात्रात्मक तौर पर या कम तापक्रम पर करते हैं, इसे हम वसंतीकरण कहते हैं। यह अकालिक प्रजनन और परिवर्धन को वृद्धि के मौसम में तब तक रोकता है जब तक कि पौधे परिपक्व ना हो जाएं। वसंतीकरण कम ताप काल में पुष्पन को प्रोत्साहित करता है। उदाहरण के लिए भोजन वाले जो गेहूँ, जौ, राई 2 किस्मों की होती हैं, जाड़े तथा वसंत की किस्में। वसंत की किस्में साधारणतः वसंत में बोई जाती हैं, जो बढ़ते मौसम की समाप्ति पर फूलती फलती हैं। जाड़े की किस्में बसंत में बोई जाती हैं, जो मौसम के पहले ना तो पुष्पित होती है ना फलती हैं, इसलिए वह शरद काल में बोई जाती हैं। ये अंकुरित होते हैं, उसमें नए बीज निकलते हैं, नए पौधे निकलते हैं और फिर बसंत में फलते फूलते हैं और मध्य ग्रीष्म तक ये काट लिए जाते हैं। वसंतीकरण के कुछ उदाहरण द्विवर्षीय पौधे भी हैं। द्विवर्षीय पौधे जो हैं वो साधारणतः दूसरे मौसम में या ऋतु में फूलते हैं एवं मरते भी हैं। चुकंदर, पत्ता गोभी, गाजर ये द्विवर्षीय पौधे हैं। एक वर्षीय पौधे कम तापक्रम पर अनावृत कर दिए जाते हैं और पादपों के बाद दीप्तिकालिता के कारण पुष्पन की अनुक्रिया इनमें बढ़ जाती है। ये सारी जानकारी मैंने आपको दी। अब मैं गृह कार्य के कुछ प्रश्न दे रही हूँ, आप उनको हल करिए जिससे आपको परीक्षा में मदद मिलेगी। धन्यवाद।